हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी सही होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, अभी जब ने कुछ वीडियो में देखा है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे टूल जियोमेट्री को लेके काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, जो एंगल्स होते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं जो आपके लिए लेके आया हूँ टूल जियोमेट्री से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो इस टूल जियोमेट्री में सीखेंगे, हमारे पास कई तरीके के एंगल होते हैं। जैसे अगर आप बात करोगे तो रैक एंगल, रिलीफ एंगल और आपका क्लियरेंस एंगल, उसमें भी आपका साइड रैक एंगल, बैक रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, अलग अलग तरीके के जो एंगल निकल के आते हैं। तो ये सभी एंगल्स को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टूल की जियोमेट्री को समझना जरूरी है, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। तो खैर क्वेश्चंस तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तो ये टूल जियोमेट्री को समझना जरूरी है। अगर हम लोग बैक रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल को कैसा एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो टूल जियोमेट्री वो ज़्यादा बेस्ट होगा और उसका जो टूल का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाएगा। तो फिलहाल जो टूल की बात हो रही है, तो टूल से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, बेसिकली कौन से टूल का डिज़ाइन कर रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग देखिए बात करें तो जैसा कि हमारे पास लेथ मशीन होता है, तो लेथ मशीन में मान लीजिए कि सपोज ये आपके वर्क पीस की मशीनिंग हो रही है, ठीक है। ये मान लीजिए एक टर्निंग प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आप देखें, अगर आपने कभी लेथ पे काम किया हो, काफ़ी लोगों ने किया है, काफ़ी लोगों ने नहीं भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये आपका वर्क पीस है। वर्क पीस है तो क्या यहाँ पर आपकी मशीनिंग होते चली जा रही है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से मशीनिंग होते चले जा रही है। तो यहाँ पर ये जो है मशीनिंग, ये आप जो जिस टूल को यूज़ करते हो मशीनिंग के लिए उसकी बात हो रही है। टूल क्या, इसके लिए हमको क्या करना है, जियोमेट्री डिज़ाइन करना है, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ गई इसके लिए जियोमेट्री डिज़ाइन करने के लिए टूल के लिए। देखिए सीधी सी बात यह है कि जब आप टूल को क्या है वर्कपीस के साथ अटैच करोगे तो डेफिनेटली टूल पे फोर्स आएगा, ठीक है। और जो टूल का जब डिज़ाइन करोगे तो डेफिनेटली जो टूल है, टूल का मटेरियल भी आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो टूल की मटेरियल चूज़ करो, मटेरियल चूज़ करने के बाद उसकी डिज़ाइनिंग करो, और डिज़ाइनिंग करने के बाद अगर आपका डिज़ाइन ऑप्टिमाइज नहीं हुआ, मतलब जिस मटेरियल के लिए कितना एंगल को एडजस्ट करना है, किस तरीके का मटेरियल टूल के लिए यूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्कपीस के कारण अगर टूल पे फोर्स आया और टूल से एक लिमिट से ज़्यादा अगर फोर्स आया तो टूल क्या होगा, तुरंत आपका ब्रेक हो जाएगा और आपका वर्कपीस भी क्या हो जाएगा, डैमेज होने के चांसेस है, ठीक है। दूसरा चीज़, जब आप क्या मशीनिंग करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ से चिप्स निकलने स्टार्ट होते हैं। चिप्स समझते हो, जैसे जैसे आप क्या है इस टूल को वर्कपीस के ऊपर मशीनिंग करोगे, यहाँ से जो आपके क्या है, जो मशीनिंग के बाद जो मेटल रिमूव हो रहे हैं, ये जस्ट लाइक अ चिप फॉर्म में आपका क्या होता है, बाहर निकलता है। तो ये जो चिप्स फॉर्म में बाहर निकल रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं चिप्स। तो अब ये बात है कि देखिए जो चिप्स निकलता है, तो अगर आपने मशीनिंग किया हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहला चीज, ये जो चिप्स होता है ये बहुत ही क्या होता है, हॉट होता है, गर्म चिप्स होता है। दूसरा चीज, ये क्या होता है, नुकीले टाइप के होते हैं। मतलब अगर आप मशीनिंग कर रहे हो और इसके अगर पार्टिकल आपके हाथ या मुंह पे पड़े तो हो सकता है कि आपको क्या होगा, ब्लीडिंग आनी भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये सब जो फैक्टर्स है, मतलब पहला चीज, दोनों के बीच में कंटिन्यू क्या हो रहा है, मोशन है। मोशन है तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा जो कि टूल को डैमेज कर रहा है। दूसरा चीज, जो चिप्स निकल रहा है, चिप्स निकलेगा आपकी बॉडी के ऊपर आएगा, वो भी आपको डैमेज कर सकता है जो चिप्स है। तीसरा चीज, अगर आप देखोगे तो जो टूल है, टूल के ऊपर फोर्स आ रहा है, तो अगर टूल ब्रेक होगा तो भी आपको डैमेज कर सकता है। चौथा चीज, जो आपका वर्कपीस का प्रॉपर डायमेंशन मिलना चाहिए, वो डायमेंशंस भी नहीं मिल रहे हैं आपको अगर टूल का प्रॉपर डिजाइन नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके वर्कपीस खराब है। तो ये सब काफी सारे पैरामीटर्स है। इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या बोला गया कि हमको टूल डिजाइन करना है, ठीक है। एक बार अगर आपका टूल डिजाइन हो गया तो बाकी की कथा कहानी आपको क्या है, बिल्कुल क्लियर होते रहेगी। तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं इस टूल जियोमेट्री को लेके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इन चीज़ों में कि क्या चीज़ें होती है। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टूल जियोमेट्री में, तो एक बार हमको टूल का डिज़ाइन करना जरूरी है। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से आपका टूल का डिज़ाइन किया जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको 3D में टूल दिखाने के लिए, जो इसका एंगल्स हो रहा है, ताकि आपको एंगल ज़्यादा क्लियर हो। हालांकि हम 2D में भी मूव करेंगे और आगे से हम लोग 2D यूज़ करने वाले हैं, बट फिर भी एक बार रिव्यू के लिए आपको 3D एंगल क्लियर होना जरूरी है। तो ये देखिए, ये आपका इस तरीके का एंगल होता है। पहले तो हम लोग कुछ टूल की डिज़ाइनिंग करें, उसके बाद ही बात करेंगे। वैसे आपने प्रैक्टिकली टूल देखा है कि नहीं देखा है?
ये आपका जो है देखिए बेसिकली आपका जो टूल का डिजाइन है ना वो आपका दो पार्ट में कैटेगराइज होता है, ठीक है। बात करेंगे अभी हम लोग, ये कुछ इस तरीके से टूल का डिजाइन है। ये ऐसा, ये इस तरीके से आपके टूल की डिजाइनिंग है, इस तरीके से ये, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये टूल है। तो अगर आप टूल में देखिए बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका टूल है बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो आपका आउटर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं शैंक, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है दिस इज द शैंक। ये आपको ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं फेस, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फ्लैंक। जो टूल की कहानी है पूरा टूल जियोमेट्री की आपको सब यहीं से क्लियर होगा। और ये जो आपका है ये जो एंड है ये देखिए यहीं से आपका क्या होता है, यहीं से आपका क्या होता है, कटिंग होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है यहीं से आपका टूल क्या होगा, कटिंग करना स्टार्ट करेगा। अब ये जो आपको कहानी दिख रही है तो इसमें हमारा अलग अलग एंगल डिफाइन होता है। तो इसी एंगल के लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए कि आपको अगर बात करें तो किस तरीके के इसमें एंगल्स डिफाइन होते हैं। तो पहला चीज आपको समझ में आया, ये आपका शैंक है, ये आपका फेस है और ये आपका क्या है, फ्लैंक है। क्लियर है कहानी यहाँ तक। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। ये जो देखिए ये आपका जो एंगल है, यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी एक एंगल दिखेगा। तो थोड़ा सा इसको हम लोग इंक्लाइंड बनाते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए एंगल्स को लेके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका है, ये जो इंक्लाइंड शेप है यहाँ पर, ये आपको जो दिखेगा दिस इज द बैक रैक एंगल। ये जो आपको एंगल दिख रहा है दिस इज द अल्फा बी लिख रहा हूँ, दिस इज द बैक रैक एंगल। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर टिल्ट है, ठीक है। ये यहाँ पर जो एंगल टिल्ट है ये आपका साइड रैक एंगल, समझ में आया। ये आपका बैक रैक एंगल है और ये जो आपका है दिस इज द साइड रैक एंगल। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्लियरेंस एंगल के साथ चीजें दिखेंगी। तो क्लियरेंस एंगल अगर आप देखोगे तो देखिए रिलीफ एंगल को ही क्लियरेंस एंगल बोला जाता है, बस वो आपका एंगल डिफाइन है अलग अलग तरीके से। तो अगर आप बात करेंगे तो देखिए इसमें कटिंग एज है, देखिए ये वाला कटिंग एज है तो यहाँ भी आपका एक एंगल डिफाइन हो जाएगा। किस तरीके से, एक तो आपका ये है पोर्शन ये वाला और एक आप देखोगे तो एक्चुअली यहाँ से आपका इंक्लाइंड है ये, ठीक है। तो ये आपका जो पोजीशन है ये वाला दिस इज द एंड कटिंग एज एंगल। देखिए एंड वाला पोर्शन है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंड कटिंग एज एंगल। अब ये पूरा एंगल का मैं फुल फॉर्म में नाम लिख दूंगा, याद करना जरूरी है। ये आपका एंड कटिंग एज एंगल आएगा। उसी तरीके से जब आप जैसे आगे बढ़ोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, साइड कटिंग एज एंगल। तो साइड कटिंग एज एंगल की तरफ जाओगे तो देखिए ये आपका इंक्लाइंड पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये जो आपका इंक्लाइंड पोर्शन है तो ये आपका जो बनेगा दिस इज द साइड कटिंग एज एंगल, ये वाला पोर्शन साइड कटिंग एज एंगल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये वाला पोजीशन में यहां पर आप देखिए एक एंगल आपको दिख रहा है ये पोजीशन पे, ये ठीक है, ये आपका पोजीशन है तो एक एंगल तो आपको ये दिख रहा है। ये कौन सा एंगल होगा, देखिए हमारे पास रैक एंगल को हमने डिफाइन कर दिया है, क्लियरेंस सॉरी साइड कटिंग एज एंगल को डिफाइन हो गया, क्लियरेंस एंगल बचा हुआ है। तो अगर आप क्लियरेंस एंगल की तरफ मूव करोगे तो ये आपका देखिए ये जो आपका दिस इज द साइड रिलीफ एंगल। तो साइड रैक एंगल है, ये आपका साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। तो साइड रिलीफ एंगल ऐसा लिखते हैं बट ये आपको मैच कर जा रहा है तो इसको अभी मैं अलग से भी लिख दूंगा, दिस इज द साइड सॉरी साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप बात करोगे एंड रिलीफ एंगल को लेके तो आपको एंड रिलीफ एंगल क्या दिखने वाला है, ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये जो आपका इंक्लाइंड वाला पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द एंड रिलीफ एंगल। तो कहानी कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या, ये सब जो चीजें चल रही है इसमें जो आपको कहानी दिख रही है कुछ समझ में आ रहा है।
ये जो आपका अलग अलग एंगल डिफाइन किया गया है, इसमें आप देखोगे तो बेसिकली आपके 3 तरीके के एंगल डिफाइन किए गए हैं। कौन कौन से एंगल डिफाइन किए गए हैं यहीं पर हम लोग लिखते हैं। एक तो आपका क्या है, रैक एंगल से रिलेटेड, मतलब बैक रैक एंगल है आपका, मतलब एक तो देखिए आपका डिफाइन हुआ है, वो आपका डिफाइन हुआ रैक एंगल से, ठीक है। ये रैक एंगल में आपको 2 तरीके के एंगल दिख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है बैक रैक एंगल और एक आपको दिख रहा है साइड रैक एंगल। तो ये जो मैंने अल्फा ऑफ बी लिखा है दैट इज द बैक रैक एंगल। ये जो आपको अल्फा ऑफ बी है ये आपका बैक रैक एंगल है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा ऑफ बी से। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जो है दिस इज द एस आर है, दिस इज द साइड रैक एंगल, ठीक है। तो ये आपका जो नेक्स्ट है ये आपका है साइड रैक एंगल, और इसको हम लोग बेसिकली क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं एस आर ए, ठीक है। ये आपका था रैक एंगल की कहानी। यहां से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपका देखिए कटिंग एज एंगल की बात हो रही है। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, दिस इज द कटिंग एज एंगल। कटिंग एज एंगल, अब कटिंग एज एंगल में अगर आप जाओगे तो ये भी आपका 2 पार्ट पे कैटेगराइज है। एक तो आपका एंड कटिंग एज एंगल और एक आपका क्या है, ये वाला देखिए साइड कटिंग एज एंगल। तो ये आपका है, एक है आपका एंड कटिंग एज एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो एंड कटिंग एज एंगल जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ई सी ई ए, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से ये आपका है साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। और जो साइड कटिंग एज एंगल होता है ये आपका क्या होता है, साइड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो ये आपका जो रैक एंगल निकल कर आया और ये आपका क्या है, कटिंग एज एंगल की कहानी है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो रिलीफ एंगल जो है, तो रिलीफ एंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, जो हम लोग रिलीफ एंगल की बात कर रहे हैं, ये रिलीफ एंगल भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा है, एक साइड रिलीफ एंगल है और आपका एंड रिलीफ एंगल है। देखिए साइड रिलीफ एंगल और एंड रिलीफ एंगल, तो एक है आपका दिस इज द साइड रिलीफ एंगल, ठीक है, और एक है आपका एंड रिलीफ एंगल, ठीक है। ये आपको चीजें जो दिख रही है ये आपका कटिंग टूल टर्मिनोलॉजी, जो टूल टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं जो भी हमारा उसके लिए डिफाइन था, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग अब इसको देखिए कटिंग करना है, तो कटिंग करना है तो टूल को उठा के हमको ले जाना पड़ेगा। तो अगर आप टूल को उठा के ले जाओगे तो हर जगह पॉसिबल नहीं है 3D डायग्राम को बनाना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह मूव करते हैं 2D डायग्राम की तरफ। तो 2D डायग्राम हमारा कैसा दिखेगा, ये जो आपका टूल है इसको अगर हम लोग 2D डायग्राम की तरफ मूव करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये आपका जो साइड रिलीफ एंगल है और ये आपका क्या है, एंड रिलीफ एंगल है, ठीक है। इसको अगर आप साइड व्यू से देखें, साइड व्यू से देखें तो आपको कैसा दिखेगा, ये जैसे आपका ये जो कटिंग हो रहा है अगर आप साइड व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा समझ में आ रहा है क्या, इस तरीके से देखिए ये जो आपका पोर्शन दबा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन दबा हुआ है, आप यहाँ साइड व्यू से देख रहे हैं तो ये पोर्शन दबा हुआ है और ये पोर्शन क्या है, यहाँ पर आके उठा हुआ है, तभी तो हमने एंगल को नापा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली ज्यादा हाइट हो गया है, ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखिए क्या चीजें हैं। पहला चीज अगर आप देखो तो ये बैक रैक एंगल, देखिए ये वाला पोर्शन बैक रैक एंगल दिख रहा था, तो सामने से देखोगे तो ये जो आपका पोर्शन है ना ये हल्का सा ऐसा टेपर है, दैट इज द बैक रैक एंगल। ये जैसा शैंक का फ्लैट फेस है, जब फेस पे आओगे तो फेस आपका ऐसा दबा हुआ है, तो ये जो आपका शैंक वाला फेस है तो ये लाइन हो गई, और जब ऐसा ये दबा हुआ है तो ये जो बीच का एंगल ये कौन सा एंगल होगा, दैट इज द बैक रैक एंगल। तो ये आपका जो है ये आपको दिखेगा अल्फा बी, दैट इज द बैक रैक एंगल, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर तो ये जब आओगे तो देखो ये आपका अंदर से क्या है, मुड़ा हुआ है, ये जो आपका इंक्लाइंड है, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखो जब मशीनिंग करते हो तो आप ये पार्ट आपका टच होता है किससे, जो आपका वर्कपीस है, तो वर्कपीस से टच होगा तो ये वाला एंगल देखिए, आपका एंगल कौन सा दिख रहा है, ये आपका एंड रिलीफ एंगल है, जो आपको क्या है वर्कपीस से टच होने से रोक रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस इज द एंड रिलीफ एंगल,
ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर जो सबसे मुद्दे की बात बता रहा हूं, हम लोग याद तो कर लेते हैं लेकिन क्या चीज को याद रखना है वो मैटर करता है। साइड रैक एंगल का मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम नहीं लिखा है, लिख देता हूं SRA। और ये जो आपका एंड रिलीफ एंगल है इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं ERA, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर ये जो आपका टूल ज्योमेट्री है, हर जगह इसको बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज आपका जो ये जो है इसको हम लोग नोज रेडियस बोलते हैं। किसको? ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड नोज रेडियस, ठीक है। ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोज रेडियस। क्लियर है? तो अभी देखिए जो नोज रेडियस की कहानी चल रही है, तो यहां पर आप बात करेंगे तो अब मैं इस टूल में डिफाइन कर रहा हूं, तो ये देखिए अल्फा बी दैट इज द बैक रैक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, और ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है ये यहां पर दैट इज द नोज रेडियस। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है क्या, नोज रेडियस। कहानी कुछ क्लियर हुआ? तो फाइनली क्या है कि देखिए ये आपका 3D डायग्राम था, इसको हमने कन्वर्ट करके 2D डायग्राम में यूज किया है। और आगे से मैं जब भी यूज करने वाला हूं टूल ज्योमेट्री में, अभी तो केवल मैंने एंगल्स के बारे में बताया है, किस एंगल को क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है उसके बारे में भी बात करना है। तो उसके बारे में हमको समझने के लिए ये चीज आपको क्लियर हुआ, तो इतना नोट करेंगे। तो उसके बाद में उसकी जो आगे की कहानी है वो आपको बताया जाएगा कि क्यों आपको कौन सा एंगल क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए पहला चीज ये अल्फा और ये जो रैक एंगल। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि ये जो रिलीफ है ना, कई लोग रिलीफ और क्लियरेंस को लेके कंफ्यूज होते हैं। इसी रिलीफ को ही क्लियरेंस एंगल बोला जाता है, क्लियरेंस। ये जो आपका रिलीफ एंगल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रिलीफ एंगल होता है इसी रिलीफ एंगल को ही हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पर ये क्लियरेंस एंगल क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सुनिए यहाँ पर आपकी मशीनिंग चल रही है, ये आपका वर्कपीस है, वर्कपीस पे चल रहा है आपका मशीनिंग। पहला चीज जो आपके चिप आएंगे, मतलब यहाँ पे जो आपका वर्कपीस का मशीनिंग चल रहा है, अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगा, जो आपको वर्कपीस का मशीनिंग चल रहा है, तो यहाँ पर जो चिप आएगा तो चिप डायरेक्ट क्या होगा, इसके ऊपर आएगा कि नीचे आएगा वो देखना है। दूसरा चीज ये जो आपका सरफेस है, ये जो सरफेस कंटिन्यू इधर से क्या हो रहा है, काटते जा रहा है, तो ये अगर आप क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा उस कंडीशन में, ये वाला जो आपका पोर्शन वर्कपीस से जाके चिपकेगा और टूल भी डैमेज होगा और फिनिश्ड वर्कपीस को भी डैमेज करते चले जाएगा वो। तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे जैसे मूव कर रहे हैं आपको फिनिश सरफेस दिख रहा है ना, तो ये आपको क्या है, ये दोनों के बीच में रबिंग और फ्रिक्शन को रोकने के लिए क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है। और बैक रैक एंगल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि चिप जो है वो चिप इजिली आपका क्या कर सके, मूव कर सके। तो यहाँ पर ये जो हमने एंड रैक एंगल जो मैंने लिखा हुआ है, सॉरी रिलीफ एंगल को, इसी को हम लोग और क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ पर हमने इसी को क्लियरेंस एंगल भी लिख दिया है। तो कहानी क्लियर है यहाँ तक आपको। तो फिलहाल क्या करना है आपको, ये नोट करिए। और यहाँ पर देखिए इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं और एक एक एंगल्स की क्या क्या सिग्निफिकेंस दिख रहा है वो चीज को समझना जरूरी है। और आगे से जो डायग्राम है इसको हम लोग डायरेक्ट रैक एंगल लिखेंगे और नीचे को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, क्लियरेंस एंगल। लेकिन जब रैक एंगल लिखा जाएगा तो समझ जाना वो बाय डिफॉल्ट बैक रैक एंगल है, और जब क्लियरेंस एंगल लिखा जाएगा तो समझ जाना बाय डिफॉल्ट वो एंड क्लियरेंस एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें एक एक एंगल्स का हम लोग सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो देखिए क्या क्या होगा, बताते जाइए यहाँ पर। तो आइए फ्रेंड्स, ये जो आपका डायग्राम था इस डायग्राम को एक बार ऊपर बनाते हैं और उसके बाद फाइनली वर्कपीस जो आपकी मशीनिंग हो रही थी सरफेस, उस सरफेस को लेके हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये आपका 3D व्यू है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपके पास क्या है कि जो इसका डायग्राम है उसके साथ आप बात कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि ये आपकी जो कहानी है अलग अलग चीजों के लिए। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को और अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था उसको, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके का डायग्राम देखा। अभी ये जो है इस तरीके का डायग्राम देखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका एंगल था, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, दिस इज द बैक रैक एंगल, और ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा था दिस इज द एंड रिलीफ एंगल। ठीक है, अब सुनिए ये जो आपका जोन है, अच्छा ये एंड रिलीफ एंगल है तो इसको हम लोग यहाँ पहले लिख देते हैं, दिस इज द एंड रिलीफ एंगल।
और ये आपका जो एंड रिलीफ एंगल है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ERA, ठीक है। जो आपका एंड रिलीफ एंगल है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ERA। अब सुनिए यहाँ पर ये जो आपका कंडीशन है अंदर वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रैक फेस। ध्यान रखिएगा जो जो वर्ड है ये सब टर्मिनोलॉजी है, आपको आगे बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है। रैक फेस बोला जाता है और इससे जो एंगल बन रहा है आपका दैट इज द बैक रैक एंगल। और ये वाला जो आपका फेस है, ये आपका नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लैंक। तो ये चीज हमारे पास सबसे ज्यादा समझने लायक है क्या, कि जो आपका रैक बैक रैक एंगल बनता है वो रैक फेस से बनता है, और जो आपका एंड रिलीफ एंगल बनता है वो फ्लैंक से बनता है। और ये जो एंड रिलीफ एंगल है इसी का हमने दूसरा नाम भी देखा हुआ है, ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द क्लियरेंस एंगल। मैं बहुत आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपको चीजें क्लियर है तो थोड़ा सा आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं या चीजें थोड़ी सी आगे निकल सकते हैं। बेसिकली एंगल को लेके लोगों का कंफ्यूजन ज्यादा होता है, क्योंकि अभी भी खैर आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको अप्लाई करने जाऊंगा तो फिर गोल गोल हो जाओगे, ठीक है। बाकी आपको लगता है आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आया, जो एंड रिलीफ एंगल है इसी का हमने क्लियरेंस एंगल नाम दिया, और ये आपका रैक फेस है। अब देखिए जो मशीन सरफेस होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास मशीन सरफेस है वो आपका किस तरीके से है। देखिए ये आपका जो पोर्शन है, ये आपका जो पोर्शन है इस तरीके से दिखेगा, इसको ऐसा देखिए ज्यादा बेस्ट है। तो इसको अगर आप समझेंगे तो देखिए आपको सीधा सीधा यहाँ पर पहले तो हम लोग टूल डिजाइन कर लेते हैं। ये डायग्राम आप मत यूज करिए, दूसरे टाइप का इसी का डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका जो पोर्शन है यहाँ पर टूल इसमें बनाना है, तो टूल को हम लोग बनाते हैं इस तरीके से कुछ, ये ठीक है। और इसके बाद जब आप आगे आओगे तो यही आपका जो मशीन है, ये आपको कुछ इस तरीके से। अब ये जो आपकी टर्मिनोलॉजी इसको समझेंगे सबसे पहले, ये आपको देखो ये आपका डाया ज्यादा है, ये अगर आप डाया देखोगे तो ये आपको डाया ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर डाया आपको क्या है थोड़ा सा कम दिख रहा है। डिपेंड करता है आपने कितना डेप्थ फीट लिया हुआ है, ये सब टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए एंगल्स की जो बात कर रहे हैं, ये देखिए ये जो आप है, ये हमारे पास जो लाइन है, ये एंगल को देखिए, ये जो आपका जो टूल है दिस इज द टूल, ठीक है। यहाँ पर ये जो एंगल बनाता है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं दैट इज द अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द रैक एंगल। बिल्कुल इसी को मैं यूज कर रहा हूँ। देखिए ये अंदर दबा हुआ पोर्शन है ना, तो इसी में अगर आप उठाओगे तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तो ये आपका क्या अल्फा, दिस इज द रैक एंगल। और ये जो आपका एंड क्लियरेंस एंगल क्या हो जाएगा, ये टूल के साथ ये वाला एंगल आ जाएगा इधर, तो ये जो आपका है ये आपको मिलेगा क्या, क्लियरेंस एंगल। समझ में आ रहा है? ये जो आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है क्लियरेंस एंगल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो टूल है, तो टूल के साथ जो वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज द अल्फा, और ये आपका टूल है, और नीचे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द क्लियरेंस एंगल। अब समझिए ये जो हम लोग टूल के डिजाइन की बात कर रहे हैं, इस टूल को एक बार यहाँ से देखिए, बार बार अलग अलग डायग्राम बनाने का रीजन यही है कि आपको चीजें क्लियर हो, कंफ्यूजन ना रहे इस टूल ज्योमेट्री को लेके। तो ये जो आपका टूल है, इस टूल में अगर आप देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर आप एंगल देखिए, एक तो आपका ये एंगल है और एक आपका इधर का एंगल है। तो ये वाला जो एंगल है ये आपका अल्फा एंगल था, ये वाला एंगल था दिस इज द क्लियरेंस एंगल था, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, लीप एंगल, या इसी को हम लोग बोलते हैं नीप एंगल भी बोलते हैं। तो ये देखिए अल्फा था, ठीक है। ये आपका जो क्लियरेंस एंगल है तो इसको हम लोग ले लेते हैं मान लीजिए बीटा, और ये हमारा जो गामा है इसको हम लोग ले लेते हैं लीप एंगल। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग एंगल को डिफाइन कर रहे हैं, अल्फा, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द रैक एंगल, ठीक है। उसी तरीके से बात करेंगे बीटा, व्हाट इज बीटा? बीटा इज द क्लियरेंस एंगल। कौन सा क्लियरेंस एंगल है बता सकते हो? हाँ, एंड क्लियरेंस एंगल है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और ये जो आपका गामा है, गामा को हम लोग बोलते हैं क्या, लीप एंगल।
और भी इसके नाम है, निप एंगल भी बोलते हैं, नाइफ एज एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके काफी नाम है, नाइफ कटिंग एज एंगल बोला जाता है, नाइफ कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ये जो हमारे पास चिप है, अब आपका मेन मुद्दा स्टार्ट होता है, अलग अलग एंगल्स को लेके बात करने वाले हैं। अब मैं आपको अलग अलग एंगल्स के बारे में बता रहा हूं कि कौन सा एंगल आपको क्यों प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप अल्फा, डेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा एंगल का। अगर मैं अल्फा के एंगल को बढ़ाता हूँ, अल्फा एंगल अगर बढ़ाता हूँ तो आपको क्या क्या इंपैक्ट दिख रहा है उसके बारे में बात करना है। और जो अल्फा एंगल बढ़ाने का मतलब, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एंगल का मेजरमेंट लिया जाता है वो वर्टिकल एक्सिस से लिया जाता है। ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस से अगर आप इधर मूव करोगे तो यहाँ पर अल्फा आपको जो दिखेगा ये आपको दिखेगा पॉजिटिव, ये आपको क्या दिखेगा पॉजिटिव। और यहां से जब आप मूव करोगे तो यहाँ पर जो अल्फा दिखेगा वो आपको दिखेगा क्या, निगेटिव। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो आपका वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस लेना है, और जब अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होगा या बढ़ाने की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं टूल अंदर की तरफ मूव करेगा इधर नीचे, और अल्फा की वैल्यू घटाने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं टूल क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव करेगा। और अल्फा की वैल्यू निगेटिव बोली जाएगी ब्रैक एंगल का, तो कहीं ना कहीं अंदर की तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले तो अल्फा का जो पॉजिटिव निगेटिव एंगल है वो दिया जाता है। क्यों दिया जाता है एक बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अल्फा की वैल्यू जब बढ़ा रहे हो तो बढ़ाने से ये बताइए कि जो चिप है, ये जो आपका निकल रहा है, ये तो आपका नो डाउट ये आपका है मशीन सरफेस, ये जो आपका है ये आपका मशीन सरफेस है, और ये आपका डेफिनेटली वर्कपीस ही है, और ये जो आपको निकल कर आया है ये है आपका चिप। ठीक है, ये जो है ये आपको निकल कर आया हुआ चिप। तो जब आप क्या है अल्फा की वैल्यू को बढ़ाते हो तो अल्फा की वैल्यू को बढ़ाने पर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है। पहला कटिंग फोर्स एंड पावर, कटिंग फोर्स है सीधा सीधा एफसी लिखते हैं, एंड पावर। कटिंग फोर्स एंड पावर के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए। अल्फा की वैल्यू बढ़ाने का मतलब फिर से बता दे रहा हूं, ये जो आपका टूल है टूल नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तभी आपकी अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में बताइए कि कटिंग फोर्स और पावर पे आपका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। डेफिनेटली जितना ये टूल को आप झुका के आगे मूव कराओगे उतना टूल इसलिए मूव करेगा, और टूल को आप अल्फा की वैल्यू कम रख के आगे मूव कराओगे तो क्या होगा, ये डायरेक्शन टूल इधर मूव कर रहा है, टूल को अगर आप उठाकर इस तरीके से आगे मूव कराओगे तो प्रॉब्लम क्या करेगा, ये ज्यादा फोर्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा ना, क्योंकि टूल पे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो कभी भी अगर आप अल्फा की वैल्यू को बढ़ाओगे तो कटिंग फोर्स और पावर क्या होगा, कम होगा। ये चीज समझ में आया। अल्फा की वैल्यू बढ़ाने का मतलब ये है कि ये जो आपका ये जो टूल है आपका अल्फा की वैल्यू बढ़ाने का मतलब और नीचे, तो टूल इजिली मूव कर पाएगा, और इसी को अगर आप क्या वर्टिकल एक्सिस की तरफ ले जाओगे तो टूल को मूव करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू बढ़ाने से क्या आपका कटिंग फोर्स और पावर आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बताइए जब कटिंग फोर्स और पावर कम होगा तो टूल की लाइफ बढ़ेगी कि कम होगी, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो यहाँ से दूसरा पैरामीटर ये समझ में आया क्या, इससे हमारा जो टूल का लाइफ है वो टूल का लाइफ क्या होगा, बढ़ेगा। कहानी क्लियर। इससे जो आपकी टूल की लाइफ है वो क्या होगी, वो टूल की लाइफ आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसको लेके, जो अल्फा है हमारा, इसके मशीनेबिलिटी, अब देखिए कटिंग फोर्स पावर कम लग रहा है, टूल की लाइफ बढ़ रही है, तो डेफिनेटली अगर हम लोग बात करेंगे मशीनेबिलिटी का, तो मशीनेबिलिटी आपको कैसी दिखेगी, अच्छी मिलेगी। तो मशीनेबिलिटी आपको अच्छी मिली। यहाँ पर बात करते हैं सरफेस फिनिश को लेके, क्या इसका सरफेस फिनिश पे इफेक्ट पड़ता है, डेफिनेटली इसका सरफेस फिनिशिंग पे इफेक्ट आएगा। ये जो आपका टूल है, जब ये टूल मूव करेगा तो जितना आप इसको नीचे लेके जाओगे उतना स्मूथली मूव करने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि फोर्स और पावर कम है। अगर आप मूव कर रहे हो और आपके पे फोर्स और पावर ज्यादा लग रहा है तो आप स्मूथली चल पाओगे क्या, नहीं चल पाएंगे। तो अगर आपका क्या है फोर्स और पावर कम लग रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसकी सरफेस फिनिशिंग भी अच्छी मिलेगी। तो आप ये भी बोल सकते हो क्या कि अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू बढ़ाती है, जितना क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सब आपसे एग्जाम्स में ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। आपकी सरफेस फिनिशिंग कैसी मिलेगी, अच्छा मिलेगा। दूसरा नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे चिप थिकनेस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चिप थिकनेस, ये आपको बढ़ेगा कि कम होगा, तो चिप थिकनेस है बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टीसी से, ठीक है, कटिंग चिप थिकनेस। तो देखो ये जैसा जैसा आप बढ़ाओगे चिप थिकनेस क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा, और इसको उठाओगे तो चिप थिकनेस कम होते चले जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे चिप थिकनेस की कहानी, तो चिप थिकनेस भी आपका क्या हो रहा है, ये आपका बढ़ते चले जा रहा है। तो ये समझ में आया।
ये पैरामीटर कब वैलिड था आपका, जब आपका अल्फा जो था बढ़ रहा था। इस डायग्राम को रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी ये सब एंगल्स को मुझे डिफाइन करना है। ये चीज समझ में आया आपको, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू बढ़ाने से हमको ये सब पैरामीटर जो है ये हमको दिख रहा है, बात है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू बढ़ाने से इतना ही फायदा है, तो अल्फा की वैल्यू को और जबरदस्त बढ़ा देते हैं। तो अगर आप अल्फा की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा बताइए। अगर मैं अल्फा की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, उसको रफ कर दूं क्या, यहां लिखता हूं, चलो ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, मैं चाह रहा हूं कि अल्फा को बढ़ाने से जब मुझे इतना ही फायदा दिख रहा है तो अल्फा की वैल्यू को और बढ़ा दो दम तक पूरा। तो अल्फा की वैल्यू को अगर आप दम तक बढ़ा दोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि टूल वीक हो जाएगा, क्योंकि एक लिमिट के आगे अल्फा को बढ़ाने का मतलब टूल का जो एज है, एज क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टूल वीकनेस, टूल में वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, टूल आपका वीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अल्फा की वैल्यू अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो टूल जो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वीक हो जाएगा। कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो बात है कि हम लोग अल्फा की वैल्यू कितनी प्रोवाइड करें। तो पहला चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी अल्फा की वैल्यू है ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग पॉजिटिव भी देते हैं, निगेटिव भी देते हैं, और आपकी 0 डिग्री भी होती है। तो यहाँ पर जो है आपको रेंज बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया है। ये जो आपका अल्फा, ये जो रेंज दिख रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाती है, किसके लिए, फॉर डक्टाइल और सॉफ्ट मटेरियल के लिए। ध्यान रखिएगा, डक्टाइल और सॉफ्ट मटेरियल है तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव। थोड़ा सा मटेरियल अगर हार्ड हो गया तो हार्ड होने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझना। मटेरियल अगर हार्ड होगा तो डेफिनेटली टूल पे फोर्स ज्यादा लाने की जरूरत है, टूल स्ट्रांग होना चाहिए। टूल को स्ट्रांग होने के लिए अल्फा की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा। अगर आपका मटेरियल हार्ड है तो डेफिनेटली फोर्स ज्यादा आएगा ना, तो उसमें जो है हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप अल्फा बढ़ाए हो तो कटिंग फोर्स और पावर आपका कम होते चले जा रहा है, लेकिन अब आपको कटिंग फोर्स और पावर बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि आपका वर्क पीस ही हार्ड आ गया है। तो वर्क पीस अगर हार्ड आ गया है तो ये जो अल्फा आप देख रहे हो ये वैल्यू कम होगी, और 0 के अलावा कम होते होते यहाँ पर आपको 0 डिग्री है अल्फा, तो ये आपको मिलेगा 0 डिग्री। और ये बेसिकली आपका कौन से मटेरियल के लिए होता है, ये आपका होता है ब्रास के लिए। समझ में आ रहा है। अल्फा की जो वैल्यू 0 है ये आपका किसके लिए आया हुआ है, ब्रास के लिए आया हुआ है। ठीक उसी तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपका आएगा अल्फा की वैल्यू निगेटिव, और अल्फा की वैल्यू जो निगेटिव आएगा वो किस मटेरियल के लिए आएगा, ठीक है। और ज्यादा हार्ड मटेरियल जो होगा उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अल्फा की वैल्यू निगेटिव में। हार्ड मटेरियल जो है जैसे आपका कास्ट आयरन, ठीक है, हार्ड स्टील जो होता है, ये सब आपकी जो वैल्यू है इसके लिए CI कास्ट आयरन लिखा हूं, तो ये आपका अल्फा की वैल्यू है। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा का ऑन एन एवरेज रेंज कितना लिया जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर अल्फा आप देखोगे तो 12 से 16 डिग्री टू 18 डिग्री के बीच में लिया जाता है। रेंज के हिसाब से वेरी करता है, बट फिर भी मैंने आपको एक अल्फा की वैल्यू दी है। क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू आप क्या है, एक लिमिट से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। कम करने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें पैरामीटर अफेक्ट होगी। तो सबसे पहली बात की, अगर आपको अल्फा की वैल्यू, रैक एंगल की वैल्यू को डिसाइड करना है, और ये जो मैं बार बार रैक एंगल बोल रहा हूं दैट इज द बैक रैक एंगल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से आपको डायग्राम से चीजें दिखा चुका, वो देखिए जो अल्फा भी है वही आपका अल्फा जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको अल्फा दिख रहा है रैक फेस के साथ, तो डेफिनेटली ये होगा। दूसरा चीज, अब देखिए ये जो आपका बैक रैक एंगल की बात हो रही है, अब मैं स्पेशली देखिए अल्फा की बात कर रहा हूँ, दैट इज द बैक रैक एंगल। ये बैक रैक एंगल आपका पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप मशीनिंग कर रहे हो, मशीनिंग कर रहे हो तो क्या होगा, अगर आप इधर से मूव कर रहे हो तो अल्फा की वैल्यू जब आपने पॉजिटिव दी है तो जो चिप निकला हुआ है, चिप क्या होगा, जो आपका मशीन सरफेस है वहां से दूर हटेगा, जो मशीन सरफेस है वहां से दूर हटेगा अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रखने पर। और यही नेगेटिव रख दोगे तो टूल का पोजीशन इधर आ जाएगा ना, तो चिप क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, चिप जो आपका मशीन सरफेस है उसके ऊपर जाएगा। इसको मुझे थोड़ा सा आपको लग रहा है डायग्राम से थोड़ा सा समझाने की जरूरत है। ये देखिए वहां पर जो हमने टूल के लिए कोई बात किया है उस पर बात कर रहा हूं। ये जैसे मान लीजिए कि ये आपका टूल का एंगल है 0 डिग्री, ये समझ में आ रहा है। ये जो आपका टूल है, ये आपका टूल कितना हो गया, यहाँ पर ये अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, और इसी को अगर बोलता है निगेटिव के लिए तो आपको टूल का डिजाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो जो आप एंगल आप डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है अल्फा, यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये आपको अल्फा, और ये जो आपका एंगल है यहाँ से ये देखिए ये वाला एंगल है आपका
तो ये जो आपको एंगल मिल रहा है डेट इज द अल्फा इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव देने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है और निगेटिव देने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए अगर आप अल्फा की वैल्यू को पॉजिटिव दे रहे हैं तो चिप क्या है, अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस होने वाला है। ठीक है, यहां पर लिखते हैं, यहां पर आपका स्पेस है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, कुछ पोर्शन रफ कर दिया जाए ऐसा लग रहा है, बट फिर भी कुछ भी रफ करने लायक नहीं है। इसके बाद हम लोग क्लियरेंस एंगल पे आने वाले। खैर क्लियरेंस एंगल यहाँ से दिख रहा है तो इसको हम लोग रफ कर सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए क्या बोल रहे थे, अल्फा जो है, अल्फा मतलब अल्फा ऑफ बी, यही चीज है, अल्फा बोलो चाहे अल्फा ऑफ बी बोलो। अगर आप इसकी वैल्यू को पॉजिटिव रखते हो तो चिप जो है अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, चिप अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस। ठीक है, चिप अवे फ्रॉम द मशीन सरफेस। और अल्फा की वैल्यू जो आपको निगेटिव आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जो चिप है डायरेक्टली मूव्स ऑन द मशीन सरफेस। ठीक है, तो चिप्स डायरेक्टली ऑन द मशीन सरफेस, ये आपको है। और बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो ये भी आपको बता दे रहे हैं क्या कि ये अल्फा की वैल्यू जो डक्टाइल और सॉफ्ट के लिए हमने लिखा हुआ है, तो डक्टाइल और सॉफ्ट के लिए आपका जो चिप्स है वो चिप्स कैसा बनेगा। चिप्स भी आपके अलग अलग टाइप्स के आते हैं, आगे बात करेंगे। एक कंटिन्यूअस चिप्स मतलब रिबन लाइक स्ट्रक्चर में बनता है, और एक आपका डिसकंटिन्यूअस चिप्स मतलब छोटा छोटा टुकड़े के फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर आपका डक्टाइल या सॉफ्ट मटेरियल रहेगा तो यहाँ पर जो आपको चिप्स मिलेगा ये आपको मिलेगा कंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है, और जो आपका ब्रिटल जो आपके ये अल्फा जो निगेटिव आएगा हार्ड मटेरियल के लिए, ये आपको कैसा मिलेगा, ये आपको मिलेगा डिसकंटिन्यूअस चिप बोला जाता है, जो आपका छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में मिलता है। तो अल्फा ये जो हार्ड मटेरियल है इसमें आपको जो चिप्स मिलेगा, इसमें निगेटिव में ये आपको दिखेगा डिसकंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है, ये आपको मिलेगा डिसकंटिन्यूअस चिप्स। तो ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चंस, अभी मैं ये वाला जो आपका डायग्राम रब करने के बाद ये जो चीजें बताया हूँ, ये सब क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं, और यहाँ से लेके लोगों को कंफ्यूजन भी होता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, पूरी चीजें आपको अल्फा से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए अल्फा को लेके मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपको अल्फा की कहानी तो आपको क्लियर हो गई, जो रैक एंगल की बात चल रहा था, और जहां भी यूज हो रहा है सब क्या है, बैक रैक एंगल की बात चल रहा है। ठीक है, साइड रैक एंगल जो आपका कहीं ना कहीं जो आपको क्या है टूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है, बात करेंगे उसके बारे में भी। तो ये आपको क्लियर है रैक एंगल के बारे में। आगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, इसी को हम लोग रिलीफ एंगल भी बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा रिलीफ एंगल को। ये सब कहानी आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिलीफ एंगल की तरफ। तो देखिए रिलीफ एंगल के साथ क्या होगा, तो सबसे पहला आगे कहानी देखते हैं हम लोग रिलीफ एंगल के साथ। आपको रिलीफ एंगल से सीधा सीधा ये समझ में आ रहा होगा, पहला चीज कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार बोल रहा हूं मैं कि जो आपका रिलीफ एंगल होता है क्लियरेंस एंगल को ही रिलीफ एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमने क्लियरेंस एंगल लिखा हुआ है, इस क्लियरेंस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलीफ एंगल। ठीक है, तो इसमें आपका क्या कहानी होगा, ये जो आपका रिलीफ एंगल है उसी को हम लोग क्लियरेंस एंगल बोल रहे हैं। क्यों प्रोवाइड किया गया है, डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो क्लियरेंस एंगल है, तो क्लियरेंस एंगल को हम लोग यहाँ पर देखिए बात करते हैं, दिस इज द क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करने का रीजन बताइए क्या होगा। अगर आपने क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड नहीं किया तो ये आपका मशीन सरफेस है ना, ये जो आपका मशीन सरफेस है, तो ये वाला जो टूल का जो पोर्शन है ये आपको मशीन सरफेस में आके टच करेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, रबिंग होगा। रबिंग होने का मतलब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो ये सरफेस को डैमेज करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, ये टूल क्या होगा, घिसना स्टार्ट हो जाएगा, तो वर्कपीस तो डैमेज किया ही किया, वर्कपीस घुसने के कारण उसका लाइफ भी कम हो जाएगा और हीटिंग ज्यादा होगा, हीटिंग होने के कारण अगेन लाइफ कम हो जाएगा। मतलब जब ये घिसना स्टार्ट करेगा तो इसके पार्टिकल क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, तो एक वो आपका टूल लाइफ कम हुआ। दूसरा चीज, ये आपका हीटिंग होना स्टार्ट हो गया, टूल जो है वो आपका हीटिंग होना स्टार्ट हो गया, और हीटिंग के चलते भी आपका टूल लाइफ क्या होगा, कम होते चले जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये जो हमने बात किया है, ये हमने किसके लिए बात किया हुआ है, क्लियरेंस एंगल के लिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियरेंस एंगल बेसिकली क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, टू अवॉइड रबिंग एक्शन
टू अवॉइड रबिंग एक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच में आपका, टूल एंड मशीन सरफेस, टूल एंड मशीन सरफेस। ठीक है, तो देखिए अब बात है इसको कम प्रोवाइड करें ज़्यादा प्रोवाइड करें तो क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर आप ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करोगे तो टूल वीक होता चला जाएगा, एक लिमिट से कम प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, रबिंग एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्लियरेंस एंगल है इसकी जो वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करते हैं बेसिकली 5 to 7 डिग्री होता है। समझ में आया। ये जो आपका क्लियरेंस एंगल है, इस क्लियरेंस एंगल में जो भी आपको डिफाइन किया जाता है वो क्लियरेंस एंगल में क्या डिफाइन करते हैं, 5 to 7 डिग्री। तो कहानी क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्लियरेंस एंगल की कहानी चल रही है। ठीक है, तो ये हमने अभी बात कर लिया क्लियरेंस एंगल को लेके। अब इसमें भी देखिए अलग अलग एंगल्स डिफाइन थे, तो हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं साइड रिलीफ एंगल जो आपका आया हुआ है और आपका जो साइड रैक एंगल जैसे आया हुआ है। तो अगर आप इस पे बात करें तो देखिए क्या होगा, साइड रैक एंगल पे आते हैं, जैसा कि हमने बैक रैक एंगल देख चुके हैं हम लोग। तो अगर आप आते हो किसके लिए, दिस इज द साइड रैक एंगल, अल्फा ऑफ एस लिखा हूं। व्हाट इज एस, अल्फा ऑफ एस, अल्फा आपको रैक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एस आपका क्या है, रैक एंगल, साइड रैक एंगल के लिए है। तो ये जो साइड रैक एंगल की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको जो चीजें दिखेंगी वो कैसे दिखेंगे आपको, ये आपका जो है ये आपका चिप थिकनेस है और ये आपका क्या है, साइड रैक एंगल। तो इसमें जो आपको चिप थिकनेस का ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिखता है। कहने का ये मतलब है क्या कि जैसे जैसे आप साइड रैक एंगल की वैल्यू को बढ़ाओगे वैसे वैसे जो आपका चिप थिकनेस है वो क्या हो जाएगा, कम होते चले जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, बैक रैक एंगल देख लिया, ये हमने साइड रैक एंगल देख लिया और तीसरा चीज हमने क्लियरेंस एंगल देख लिया। और बेसिकली जो आपका क्लियरेंस एंगल ये कौन सा है आपका, देखिए जो दोनों क्लियरेंस एंगल है दोनों रबिंग से बचाता है। एक आपको ये सामने से दिख रहा है तो ये जो आपका डेट इज द एंड क्लियरेंस एंगल, और साइड क्लियरेंस एंगल का भी वही फंक्शन है, बेसिकली अवॉइड करना रबिंग एक्शन को। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग एंड क्लियरेंस एंगल की बात किए हैं। अब हमारे पास जो रह गया है, देखिए हमने कौन कौन सा एंगल यहाँ से डिस्कस कर लिया है, एक बार देखते हैं। ये हमने देखो ये रिलीफ एंगल है, साइड रिलीफ एंगल कहानी बता दिया था। जो एंड रिलीफ एंगल है इसका भी कहानी हो गया जो हमने बात किया हुआ है। ये बैक रैक एंगल भी हो गया है और आपका देखोगे तो ये साइड रैक एंगल भी हो गया है। अब आपका एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एंगल, ये दोनों एंगल्स के बारे में बात करना है। अब देखो यहाँ से तो आप देख रहे हो समझ में आ ही रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको 2D में ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, 2D में आपको वैल्यू ज्यादा क्लियर होगी। तो बात करते हैं हम लोग, देखिए ये जो आपका एंगल डिफाइन हो रहा है इस एंगल्स को लेके बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के साथ देखिए क्या क्या चीजें होने वाली है। हम लोग बात कर रहे थे एंड कटिंग एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। तो देखिए ये आप देखो तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या, पहला बात कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपको दिख रहा है कटिंग एज एंगल। ठीक है, तो कटिंग एज एंगल की तरफ अगर आप जाओगे तो इसमें आप लोग का दो पार्ट डिवाइड है। कौन कौन सा पार्ट डिवाइड है, एक हमारे पास है डेट इज द एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। एक है हमारे पास एंड कटिंग, ठीक है, एज एंगल, और एक है हमारे पास साइड, ठीक है, कटिंग एज एंगल। तो अगर आप ये दोनों में देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेगी, ये आपका एंड कटिंग एज एंगल है और ये आपका साइड कटिंग एज एंगल है। तो यहाँ पर देखिए तो आपको चीजें दिखेंगी इस तरीके से। ये 2D में पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिखेगा। ये भी अगेन आपका टर्निंग हो रहा है, जो ऑपरेशन आपका चल रहा था। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो आपको कैसा दिख रहा है चीजें। ये है, इसका एक्सिस है, जो आपका वर्टिकल लाइन है। यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको जो दिख रहा है एंगल्स को डिफाइन करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द एंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द एंड कटिंग एज एंगल। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे ये वाले पोर्शन को लेके तो दिस इज द साइड कटिंग एज एंगल। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। और अच्छा, ये आपका टूल का मशीनिंग, ये है आपका फिनिश सरफेस है, समझ में आ रहा होगा। ये आपका
वर्कपीस का जो है, जो कि आपका फिनिशिंग अनफिनिश सरफेस जिसको बोला जाता है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा साइड कटिंग एज एंगल ये है, ठीक है, और ये आपका एंड कटिंग एज एंगल है। सबसे पहला चीज अगर आप देखोगे एंड कटिंग एज एंगल का क्या फंक्शन है, डेफिनेटली ये आपका जो फिनिश सरफेस है इसको क्या कर रहा है, रबिंग एक्शन से बच रहा है। मतलब ये काम तो आपका क्लियरेंस एंगल भी कर रहा था, डेफिनेटली क्लियरेंस एंगल भी कर रहा था, लेकिन ये क्या है, उसके साथ साथ टूल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। और जो साइड कटिंग एंगल की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं अगर देखिए साइड कटिंग एज एंगल को आप कम रखोगे तो जो आपका टूल है वो अंदर घुसने की ज्यादा कोशिश करेगा, मतलब द चांसेस ऑफ टूल वांट्स टू एंटर इनटू द वर्कपीस। तो ये जो आपका साइड कटिंग एज एंगल है और एंड कटिंग एज एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो साइड कटिंग एज एंगल की बात हो रहा है, ये क्या करेगा, टू अवॉइड टूल enters into the workpiece, enters into the workpiece। ये समझ में आया क्या है, साइड कटिंग एंगल टू अवॉइड टूल इंटर्स इनटू द वर्कपीस। ये जो आपका साइड कटिंग एंगल प्रोवाइड करने का रीजन। अगर यही चीज आप एंड कटिंग एंगल के लिए देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एंड कटिंग एंगल के लिए अगर आप आओगे तो ये आपको एंड कटिंग एंगल क्या कर रहा है, इसको रबिंग एक्शन से बचा रहा है, तो टू प्रिवेंट, ठीक है, रबिंग एक्शन ऑन द मशीन सरफेस, ऑन द मशीन सरफेस। एंड कटिंग एज एंगल जो है वो 8 से 15 डिग्री, ये जो आपका है ये एंगल कितना प्रोवाइड किया जाता है, 8 से 15 डिग्री के करीब जो आपका एंड कटिंग एज एंगल है ये आपको डिफाइंड, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है 8 से 15 डिग्री। और जो साइड कटिंग एंगल है ये आपको डिफाइन किया जाता है कितना, 15 से 30 डिग्री के बीच में। तो कहानी क्लियर है। तो ये आपका एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल की बात चल रहा था। अगर कहीं कहीं देखिए आपको ये भी पूछता है कि कटिंग फोर्स और पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके साथ भी आपके वेरिएशंस देखिए, कटिंग फोर्स और कटिंग पावर के साथ इसमें आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जैसे जैसे हम लोग क्या है कटिंग स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, कटिंग स्पीड को बढ़ाने पर कटिंग फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली इसका वेरिएशन भी हमको एग्जाम में देखने के लिए मिला है। ये जो आपका कटिंग फोर्स है, अगर आप इस कटिंग फोर्स को इंक्रीज कर देते हो, मतलब जो आपके पास कटिंग फोर्स है अगर आप उस कटिंग फोर्स को बढ़ाओगे तो कटिंग फोर्स को बढ़ाने पर आप एक काम कीजिए, स्पीड कर लो, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हम लोग बात कर रहे हैं कटिंग स्पीड को लेके बात करते हैं। अगर आप मान लीजिए कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो कटिंग स्पीड बढ़ाने पर कटिंग फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, आप सुनिए। डेफिनेटली आप जितनी ज़्यादा स्पीड से मशीनिंग करोगे टूल के ऊपर फोर्स बढ़ना चाहिए, जितनी ज़्यादा स्पीड से मशीनिंग करेंगे टूल के ऊपर फोर्स बढ़ना चाहिए, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखिए कटिंग स्पीड बढ़ाने से टूल का फोर्स बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या है जो यूपीएससी एग्जाम है आपका वो आपका क्या लिखता है, रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये अनचेंज्ड लिखता है। ये ध्यान रखिएगा, अनचेंज्ड कौन लिख रहा है, यूपीएससी। और जो आपका कटिंग फोर्स है ये आपका बढ़ेगा, ये आपको कौन बोलता है, ये आपको कटिंग फोर्स बढ़ेगा, ये आपकी पूरी यूपीएससी फॉलो कर रही है। समझ में आया, कटिंग फोर्स अनचेंज रहेगा, सॉरी ये आपका जो है पीएसयूज फॉलो कर रहा है, और अनचेंज तो रहेगा ये आपको क्या कौन फॉलो कर रहा है, यूपीएससी एग्जाम, ठीक है, क्योंकि ये आपका यूपीएससी एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर आप इसका करेक्ट आंसर देखोगे, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे हो, केवल आप नॉर्मल एग्जाम्स मतलब जो आपको पीएसयूज और जो आपके गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो तो डेफिनेटली कटिंग स्पीड बढ़ाने पर आप कटिंग फोर्स को बढ़ा लेना, क्योंकि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं देखा भी गया है कि कटिंग फोर्स बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चन में बदतमीजी करता है अलग अलग तरीके से। तो अगर आप यूपीएससी की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो जो आंसर कंसिडर किया था वो कटिंग फोर्स को अनचेंज कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका आया हुआ है डेट इज फॉर कटिंग स्पीड, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग को जो देखना है वो हमको नोज रेडियस के बारे में बात करना है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नोज रेडियस को लेके। तो आइए देख रहे हैं हम लोग, ये बताइए कि अगर नोज रेडियस है क्या आप नोज रेडियस को फिजिकली समझ पा रहे हो। जो आपका नोज रेडियस की बात हो रही है टूल के साथ, तो जैसा कि हमने 3D डायग्राम में देखा था ये आपका कहीं ना कहीं नोज रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपके नोज रेडियस की बात हो रही है, ये आपका जैसे मान लीजिए टूल है, तो ये आपका कहीं ना कहीं जो है ये आपका नोज रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज द आर, ये आपका कुछ रेडियस होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास नोज रेडियस है, इस नोज रेडियस को हम लोग क्या लिखते हैं, इस नोज रेडियस को हम लोग लिखते हैं क्या, आर। तो अगर हम लोग इस पे बात करें तो क्या हो सकता है, ये आपका टूल है, ठीक है, यहाँ पर आपको याद होगा ये आपका रैक एंगल है और ये आपका इधर जो दिख रहा है ये आपका क्लियरेंस एंगल है, और ये जो आपका ये क्या है, आपका लीप एंगल है। तो अगर आप नोज रेडियस को लेके अगर आप बात करोगे तो नोज रेडियस के साथ आपको क्या क्या चीजें दिख रही है इसके बारे में हमको देखना है। तो ये बताइए कि अगर मैं नोज रेडियस बढ़ाऊंगा, सबसे पहला चीज तो सरफेस फिनिशिंग पे मुझे क्या इफेक्ट दिखेगा। सरफेस फिनिशिंग की अगर हम लोग बात करें तो सरफेस फिनिशिंग पे हमको क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए सीधा सीधा अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका नोज रेडियस, पहले मान लीजिए एक तो आपका ये हो गया नोज, ध्यान से देखिएगा, एक आपका ये हो गया नोज, दूसरा आपका हो गया कि थोड़ा सा ये राउंड शेप रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये आपका देखिए नो डाउट ये जो आपका आर जब बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये सरफेस फिनिशिंग को क्या करेगा, ज्यादा बेटर करेगा। तो ये आप देखेंगे तो सरफेस फिनिश को बढ़ाएगा। दूसरा चीज आप ये देखिए, जैसे जैसे आप रेडियस को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये गोल होते चले जाएगा ना। तो कटिंग फोर्स और पावर की बात करूं तो ये चीज पे आपका पावर कम लगेगा कि इसमें आपका पावर कम लगेगा। देखिए कोई भी चीज अगर नुकीला है तो टूल के अंदर जाने में उसको कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यही चीज अगर आपका क्या है, टूल अगर आपका गोल है, राउंड है, तो वहां पर आपको क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये देखिए ये जो आपका आर इंक्रीज है और ये आपका आर क्या है, लो वाला है, ठीक है। तो आप आर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आर को इंक्रीज करने के साथ यहाँ पे कटिंग फोर्स, और अगर मैं पावर की जैसे बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, कटिंग फोर्स एंड पावर आपका क्या होगा, बढ़ेगा। थर्ड चीज देखिए, अगर मैं टूल लाइफ की बात करूं तो टूल लाइफ आपको बढ़ेगा कि कम मिलेगा, ये बताओ। इसमें कटिंग फोर्स और जो पावर है ये तो आपका बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एरिया बहुत कम है मटेरियल का, यहाँ पर एरिया आपका ज्यादा है। तो ये आपका मटेरियल अगर एरिया कम है तो टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। कोई भी चीज अगर नुकीला होता है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन का इफेक्ट ज्यादा आता है ना उस पर। तो अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा तो ये टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा बेटर टूल लाइफ इसकी है। मतलब आर बढ़ाने पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ आ रहा होगा क्या, कि ये जो आपकी टूल लाइफ है ये आपकी बढ़ेगी। क्लियर है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कटिंग फोर्स, टूल लाइफ बढ़ा, और टूल की जो स्ट्रेंथ है तो कहीं ना टूल लाइफ बढ़ा तो वही आप समझ सकते हो कि टूल की जो स्ट्रेंथ है वो भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए आर को आपने बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो क्या होगा, ये पूरा आपका गोल गोल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या वो टूल के अंदर घुस पाएगा क्या, सॉरी जो टूल है, टूल का जो नोज रेडियस है वो वर्कपीस के अंदर जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। क्योंकि अगर आपने इसको मान लीजिए और ज्यादा ऐसा गोल कर दिया तो आप क्या है, कंटिन्यू फोर्स तो लगाने की कोशिश करोगे, लेकिन ये आपका जैसे वर्कपीस है और इसमें फोर्स लगाने की कोशिश करोगे, और जब टूल आपका वर्कपीस के अंदर जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, चैटरिंग इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप आर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करोगे तो इसके चलते क्या होगा, आपको चैटरिंग आपको इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। कहानी क्लियर है। तो ये चीज को ध्यान रखिए, चैटरिंग समझ में आता है, जो खटर 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 करता है वही चीज आपका चैटरिंग है। तो ये सब आपके जो पैरामीटर है ये आपको आर को लेकर डिफाइन है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है, हीट जनरेशन को लेके। वो हीट जनरेशन को लेके क्या क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये बात कर रहे थे, ये जैसे हमारा चिप है, फिर ये हमारा क्या है, टूल हो गया। टूल के बाद हम लोग इधर से निकल कर आए और ये हम लोग देखें ये वाला पोर्शन। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आप बताइए, पूछा ये जाता है कि जब चिप है, यहाँ से जब चिप आपका टूटेगा तो चिप टूटने के बाद क्या होगा, ये रैक सरफेस से होकर ऐसा मूव करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसको जो हाई टेम्परेचर है वो कहाँ पर मिलेगा, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो अलग से वीडियो बना के पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ। लेकिन जस्ट अभी ये बताते हुए आप मुझे याद आया तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो आपका चिप है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ये चिप है। तो ये कहने का मतलब ये कि जो आपका टूल है तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर जब चिप इसके मूव करेगा तो चिप और टूल के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन के चलते हीट जनरेट होगा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये आपका टिप, इसको हम लोग टिप बोलते हैं, टिप पे होगा कि कुछ टिप से दूर होगा। देखिए जब आपका चिप यहाँ से निकल कर जाएगा तो यहाँ तो उसको मोशन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यहाँ जब बीच में आएगा तो सबसे ज्यादा मोशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर मिलेगा ये आपको मिलेगा कितना, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो खैर इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।